नमस्कार, मैं हूं आपके साथ नेहा दुबे। एपीएन के लोकप्रिय कानूनी प्रोग्राम लीगल हेल्पलाइन में आप सभी का बहुत स्वागत है। इसमें हमारे कानूनी विशेषज्ञ रोजमर्रा की जिंदगी की समस्याओं से जुड़े कानूनी मसलों पर आपकी शंकाओं का समाधान करते हैं। आप भी इस खास कार्यक्रम के माध्यम से जुड़ सकते हैं, फोन करके कानूनी राय ले सकते हैं। आज हम आपको दहेज उत्पीड़न से जुड़े समस्याओं पर कानूनी सलाह देंगे। अगर कोई दहेज के लिए मानसिक या शारीरिक प्रताड़ना झेल रहा है तो वह हमें कानूनी सहायता के लिए संपर्क कर सकते हैं। आप फोन करके ये दहेज उत्पीड़न मामलों पर कानूनी जानकारी या सलाह भी ले सकते हैं। दहेज प्रथा से जुड़ा सबसे बुरा पहलू इसके लिए महिलाओं पर होने वाला अत्याचार है। दहेज उत्पीड़न के मामलों, दहेज के लालची परिवार या पति शादी के बाद लड़की को दहेज के लिए प्रताड़ित करते हैं। कई बार तो दहेज की मांग बार बार की जाती है और महिला को ससुराल में शारीरिक और मानसिक रूप से प्रताड़ित किया जाता है। यहाँ कई बार महिला की हत्या तक बात पहुंच जाती है और कई बार उन्हें प्रताड़ित कर आत्महत्या के लिए मजबूर कर दिया जाता है। एनसीआरबी के आंकड़ों के मुताबिक भारत में दहेज उत्पीड़न के चलते करीब हर घंटे एक महिला की मौत होती है। कई कारणों से पीड़ित परिवार दहेज संबंधी शिकायत कराने से हिचकते हैं, जिसके चलते इसमें महिला अधिकारों से जुड़ी गैर सरकारी संस्थाओं एनजीओ को भी केस दर्ज करवाने का अधिकार है। वहीं जिलाधिकारी ऐसे मामलों में खुद भी संज्ञान ले सकते हैं। ये तो थी खैर बुनियादी जानकारी। दहेज उत्पीड़न कानून की ज्यादा जानकारी देंगी हमारी आज की कानूनी विशेषज्ञ अधिवक्ता चारूवली खन्ना जी। चारू जी, बहुत स्वागत है आपका। अगर आपका भी कोई दहेज उत्पीड़न से जुड़ा हुआ सवाल है तो आप फोन करके कानूनी राय ले सकते हैं। फोन लाइंस खुल चुकी हैं। एक बार फिर से आपको विषय आज का बता देते हैं। विषय दरअसल यही है कि दहेज उत्पीड़न से जुड़ी अगर आप कानूनी सहायता चाहते हैं, इसके बारे में इंफॉर्मेशन चाहते हैं, सूचना चाहते हैं, या फिर आपको सूचनाओं की कमी आपके पास है, दहेज उत्पीड़न से जुड़ी हुई सूचना को बढ़ाने के लिए, जानकारी को बढ़ाने के लिए आप हमें कॉल कर सकते हैं। 012061273937 नंबर हमारा है। दूसरा नंबर हमारा है 012061273938। इन दोनों ही नंबर्स पर कॉल कर सकते हैं और आप अपने सवालों का जवाब ले सकते हैं। और ज्यादा जानकारी देने के लिए और तफसील से इस कानून के बारे में बताने के लिए चारू जी लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। चारू जी, दहेज प्रताड़ना को कानूनी तौर पर आप कैसे परिभाषित करेंगे? हमारे समाज में ये लालची लोगों को, ये आपने लालची शब्द इस्तेमाल किया जी। एक बीमारी बन गई। दहेज दहेज के नाम से एक्सटॉर्शन किया जा रहा है। तो लड़की के जो परिवार जो है, माता पिता, उनसे पैसे की मांग बार बार की जाती है, उसको प्रताड़ित किया जाता है, यहाँ तक कि आपने जैसे कहा कि उसका मर्डर या उसकी मृत्यु भी कर देते हैं, या वो ऐसी परिस्थिति करते हैं कि लड़की को आत्महत्या करने के लिए बेबस हो जाती है। तो जहाँ तक दहेज है, दहेज आपको पता है ये 1961 में, क्योंकि इतनी बीमारी फैल गई थी लालच की कि ये प्रतिषेध किया गया। लेकिन फिर भी जो इसके रैमिफिकेशंस थे वो बढ़ते जा रहे थे और लोग इस तरह से महिलाओं पर अत्याचार कर रहे थे पैसे के लिए, अपनी लालच को पूर्ति करने के लिए। इसलिए 1983 में 83 में भारतीय दंड संहिता में एक प्रावधान का संशोधन किया गया जिसे हम सेक्शन 498A कहते हैं। और इसमें ये कहा गया विवाहित महिला के विरुद्ध क्रूरता। तो वर्ड दहेज नहीं है, किसी तरह की क्रूरता, क्योंकि दहेज के कारण क्रूरता, मेनली दहेज के कारण ही क्रूरता हो रही थी। तो जो भी इसमें ये परिभाषित किया गया है कि ऐसा व्यवहार या इस तरह का ये क्रूरता इसको कहते हैं, परिभाषित की गई है कि इस तरह का व्यवहार जो विवाहित महिला के संग किया जाता है कि जिसमें वो आत्महत्या करती है या उसको चोट पहुंचती है या कोई और उसकी शारीरिक या मानसिकता या स्वास्थ्य को हानिकारक है, वो इसमें आता है। और ये कौन करता है? या पति का कोई रिश्तेदार। तो ये लोग इसमें जिम्मेवार होंगे।
और दूसरा 498A(b) में दिया गया है कि अगर इस तरह का बर्ताव जो मैंने प्रताड़ना बताई गई है, ये इसलिए किया जाता है महिलाओं के विरोध ताकि वो कोई कीमती चीज या जमीन जायदाद प्रॉपर्टी वैल्यूएबल प्रॉपर्टी दे और वो देने में असमर्थ है या उसके परिवारजन देने में असमर्थ है, तो ये इसमें एक दंडनीय अपराध होगा। और इसको और भी जिसे कहते हैं खतरनाक बनाने के लिए, क्योंकि इसी से लोग डरते हैं, आपराधिक कानून से ही लोग डरते हैं। आप कोई भी अधिनियम निकाले, किसी को किसी चीज के डर नहीं है, जेल जाने का ही डर है। तो ये जो कानून ये एक नॉन बेलेबल ऑफेंस है। नॉन बेलेबल माने जब पुलिस आपको गिरफ्तार करता है, तो जैसे एक्सीडेंट केस होता है तो पुलिस गिरफ्तार करती है और आप पुलिस थाने से बेल ले सकते हैं। ये आप सिर्फ इसका बेल कोर्ट से ही ले सकते हैं। तो ये एक बहुत बड़ी बात है और ये अप्रशभ्य है, नॉन कंपाउंडेबल। ठीक है, यानी कि अगर जैसे होता है कि पहले लड़ाई झगड़ा हुआ, पैसे मांगने की कोशिश की, महिला को पीटा मारा, तो बहुत घबराई, अपने माँ बाप को फोन किया, 100 नंबर किया और केस दर्ज हो गया। फिर होता है समाज का जो एक दबाव पड़ता है कि अरे तुम्हारा पति है, ये है, वो है, ये केस वापस ले लो। तो ये बहुत इसमें अहम बात मैं बताना चाह रही हूँ आपके दर्शकों को। नॉन कंपाउंडेबल का मतलब अगर दोनों पति पत्नी या दोनों परिवारों के बीच में अगर समझौता भी हो जाता है, ये केस खत्म नहीं हो सकता है। आपको हाई कोर्ट ही जाना पड़ता है और अपनी शक्ति के अंतर्गत हाई कोर्ट इसको धारा 482 CRPC के तहत ही इसको खारिज कर सकता है। ठीक है चारू जी, दहेज लेने और दहेज देने पर क्या कानूनी प्रावधान होते हैं? कितनी सजा मिल सकती है और कितना जुर्माना लग सकता है, इस बारे में बताएं। देखिए, ये जो है ना, थोड़ा सा मैं कहना चाह रही हूँ कि ये जो दहेज की क्या परिभाषा है, ये हमारे दहेज प्रतिषेध अधिनियम 1961 में दिया है, जो दहेज को बंद करने के लिए कितने साल हो गए, 60 साल पहले अधिनियमित किया, लेकिन दहेज बंद नहीं हुआ। उल्टा आज जो हम 21वीं शताब्दी में है, हम एक कंज्यूमर युग में है। तो अब दहेज की मांग सोना चांदी पैसे से नहीं, ब्रांड से होती है कि ये ब्रांड की घड़ी चाहिए, ये ब्रांड की मोटरसाइकिल चाहिए, ये ब्रांड की गाड़ी चाहिए। तो जैसे कहा गया है दहेज जो अधिनियम में, दहेज प्रतिषेध अधिनियम में धारा 2 के अनुसार दहेज वो प्रॉपर्टी है या वैल्यूएबल सिक्योरिटी जो दी जाती है या देने के लिए एक समझौता होता है, चाहे डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष तरीके से। और देने के लिए या लेने के लिए 5 साल का मिनिमम जेल आपका हो सकता है और फाइन भी हो सकता है। ठीक है चारू जी, लेकिन इसमें जी बताइए। ये भी कहा गया है, क्योंकि एक सामाजिक सी संस्कृति चल रही है कि जब महिला की शादी होती है तो माँ बाप का एक दिल चाहता है कुछ दे, तो इसमें ये कहा गया है कि अगर कस्टमरी कोई आपके प्रथा के अनुसार अगर आप कोई देते हैं जिसका जो आपकी हैसियत से बहुत ज्यादा नहीं है, अगर एक गरीब परिवार के लोग बहुत महंगी गाड़ी दें तो वो दहेज आएगा, बट अगर वो कुछ चीज दें जो उनकी हैसियत के में है तो उसको इसके प्रतिषेध नहीं किया जाएगा। ठीक है चारू जी, सेक्शन 498A ये क्या है इस सेक्शन के तहत क्या कुछ आता है और इसके तहत सजा का क्या प्रावधान रहता है? ये मैंने अभी आपको बताया था ना, ये सेक्शन 498A में जो है, इसमें सजा का प्रावधान जो है ये 3 साल है। सजा का प्रावधान 3 साल इतना ज्यादा नहीं है, लेकिन जैसे अगर आपको पता होगा कि जो भारतीय दंड संहिता में जो अपराध है उनको कॉग्निसेबल नॉन कॉग्निसेबल में डाला हुआ है संज्ञान लेने, तो 7 साल से कम और 7 साल से ज्यादा। तो 7 साल से कम जो अपराध है उसमें फौरन पुलिस गिरफ्तार नहीं कर सकती, 7 साल से ज्यादा वालों में कर सकती है। बट ये एक एक्सेप्शनल क्लॉज है, इसमें पुलिस
गिरफ्तार कर सकती है जी। और बिना वारंट के गिरफ्तार कर सकती है। जी, तो बिना वारंट के भी इसमें गिरफ्तारी हो सकती है। अब ये भी बताइए कि क्या ससुराल के कोई रिश्तेदार जैसे सास ननद पर भी केस दर्ज हो सकता है अगर उत्पीड़न का आरोप लगता है, दहेज के लिए परेशान करने का आरोप कोई महिला लगाती है, तो क्या घर के और बाकी सदस्यों पर भी केस दर्ज होता है? देखिए, इसमें मैंने आपको सबसे पहले जब आपको परिभाषा दी थी सेक्शन धारा 498A की, उसमें शुरुआत में पति या पति का कोई रिश्तेदार अगर महिला के संग क्रूरता करता है, यानी कि ये जो केस दर्ज होगा वो पति के विरुद्ध होगा या पति के रिश्तेदार के विरुद्ध भी हो सकता है, जैसे सास ससुर। अब ये बात जो बार बार ये मिसयूज की बात आ रही है या गलत या फर्जी केस जो आपने शब्द का इस्तेमाल किया, देखिए ये सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा है कि अरे ये लीगल टेररिज्म, ये सारे पुरुष बनाया हुआ समाज है और ये जो निर्णय दे रहे हैं ये भी पुरुष है। मुझे बताइए इस देश में कौन सी शादी होती है जिसमें लेन देन नहीं है? आजकल कोविड में थोड़ा फायदा हो गया है कि छोटी शादियां होने लग गई हैं और इसमें दिखावा और लेन देन का चक्कर नहीं है और लिस्टें बनती हैं अलग अलग समाजों में। सच हमें मानना पड़ेगा, हमारी जो त्रुटियां हैं हमारे समाज की, लिस्टें बनती हैं कि ननद को इतना ये दिया जाएगा, इतना पैसा, जीजा को ये, मिलनी में कितना पैसा किस किस को, तो ये बाकायदा लिस्टें बनती हैं। तो अगर आप कहते हैं कि आपने नन फलाना ढिमकाना सारे रिश्तेदारों को के नाम FIR में दिए, ये गलत है। हो सकता है गलत है, मैं ये नहीं कह रही कि गलत नहीं है, लेकिन ये भी नहीं कह सकते कि ये सिर्फ ही गलत है, क्योंकि अगर कोई रिश्तेदार को कम मिला तो वो ताने देगी सास को, सास ताने देगी लड़की को या अपने बेटे को बोलेगी, फिर बेटा अपनी पत्नी के संग या ससुराल जन लड़की के संग क्रूरता करेंगे, दबाव डालेंगे कि ये कम था। मैं तो ऐसे ऐसे लोगों को जानती हूँ, उन्हें फला मॉडल की गाड़ी मांगी, उससे कम की दी गई तो उस पे प्रताड़ित करे लड़की को और बोला कि तुम वापस घर जाओ, फिर जब मजबूरन होके परिवार ने, लड़की के माँ बाप ने दूसरी गाड़ी दी और उन्हें दोनों गाड़ियां दबा ली। तो ये हो रहा है हमारे समाज में, ये त्रुटि है। हमें मुझे लगता है सिंपल मैरिज जो है, सिर्फ सरल विवाह का प्रोत्साहन देना चाहिए। बाकी तो आपको पता ही है कानूनी पेशकश में एक फंस गए दहेज तो हत्या बहुत के मुश्किल है। दहेज हत्या के लिए या दहेज उत्पीड़न के लिए भी तमाम कानून बने हुए हैं, लेकिन ये आज भी हमारे समाज की कुरीति है, इसे स्वीकार करना होगा। लेकिन चारू जी, यदि कोई रिश्तेदार दहेज संबंधी उत्पीड़न का सामना कर रहा है और वो कानून का रास्ता अख्तियार करने से डर रहा है या फिर थाने जाने से डर रहा है, तो क्या कोई दूसरा कानूनों के अंतर्गत, इन कानूनों के अंतर्गत शिकायत दर्ज करवा सकता है क्या? नहीं, रिश्तेदार मतलब क्या? लड़की का रिश्तेदार या पति का रिश्तेदार? नहीं, लड़की का रिश्तेदार। लड़की के रिश्तेदार को किस तरह का उत्पीड़न होगा? लड़की को होगा या दबाव होगा? जैसे लड़की अगर उत्पीड़न का शिकार हो रही है, रिश्तेदार को पैसे देने के लिए, लड़की आप कह रही हैं? नहीं, लड़की अगर उत्पीड़न का शिकार हो रही है तो क्या माँ बाप की तरफ से या फिर किसी और रिश्तेदार की तरफ से? कोई भी कर सकता है, कोई भी कर सकता है। जी, ये कोई भी कर सकता है। पुलिस में आपको कंप्लेंट करनी पड़ेगी, जाके पुलिस जांच करेगी। और जो है एक केस था 2014 में अरनेश कुमार वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार, उसमें वैसे तो कानून में पूरे लेजिस्लेटर ने, आपको पता है बिल पास करना कितना मुश्किल है पार्लियामेंट में, हमारे सांसद ने जब पास किया है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट तो सबसे सुप्रीम है, तो वो कहते हैं कि पुलिस बिना मतलब किसी को गिरफ्तार ना करे या मजिस्ट्रेट बिना मतलब अपना दिमाग लगाए बिना मैकेनिकली इन केसेस ऑफ 498A गिरफ्तारी ना करवाए, तो उन्हें कुछ
मापदंड दिए गए कि ये हमारे जो है निर्देश, आप उनका पालन करिए जी। तो वो कर रहे हैं। लेकिन मैं आपको बताना चाह रही हूँ इसका पूरा ये मिसयूज और जो आप कह रहे हो फर्जी केस के लिए एक राजेश शर्मा केस था वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी 2017 में। उसमें सुप्रीम कोर्ट ने निर्देश दिए कि किस तरह से मिसयूज ना हो, लेकिन थैंकफुली मैंने खुद ने अपनी एनजीओ के थ्रू, सोशल एक्शन फोरम फॉर मानवाधिकार के थ्रू बीच में हम ये मामला हमने इसको दबाव डाला सुप्रीम कोर्ट को और हमको निर्देश आया कि ये कानून के तहत ही होना चाहिए, अपना दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। एक बात क्योंकि जैसे मैंने कहा कि दोनों पार्टीज में सेटलमेंट हो जाती है तो वो सेटलमेंट कोई भी कोर्ट वापस नहीं ले सकती, हाई कोर्ट में ही जाना पड़ेगा। कुछ उनमें प्रावधान ये भी है कि बहुत सारे होते हैं केसेस, जैसे लड़का बाहर से विदेश से आया, लड़की इसको शादी करके फिर चला गया, उनके परिवारजन ने खूब सारे दहेज के जो गिफ्ट है भेंट इकट्ठे कर लिए और चला गया। लेकिन ऐसा, और फिर जब रेड कॉर्नर नोटिस वगैरह इशू हो जाता है तो उसका कहा गया है, सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि रूटीन में नहीं करा जाए, उनका पासपोर्ट इम्पाउंड नहीं करा जाए, प्रॉपर जांच होनी चाहिए। लेकिन जिस केस में लड़की की मौत हो गई है या बहुत गंभीर रूप से वो हॉस्पिटल में है तो फिर बिल्कुल पुलिस को इसमें डिले नहीं करना चाहिए। मैं आपको एक दो चीजें और भी बताना चाह रही हूँ कि जैसे अगर आप देखेंगे आजकल अखबारों में आता है कि लड़की की शादी के बहुत सारे मैट्रिमोनियल कॉलम्स हर अखबार में 2-2, 3-3 पेज होती हैं। तो दहेज को लेने या देने का इस तरह का एडवर्टाइजमेंट या इश्तिहार देना उस पर बैन है, और अगर आप करते हैं तो 6 महीने से 5 साल तक का आपको दंड मिल सकता है, जेल मिल सकती है। लेकिन इसको आप देखेंगे कि किस बारीकी से बाईपास करते हैं। आप अगर देखेंगे अखबार के मैट्रिमोनियल एक्ट पढ़ेंगे, उसमें लिखा है डिसेंट मैरिज। डिसेंट मैरिज माने कि सब कुछ लेन देन वाली शादी, वो बड़ी, जिसमें डिसेंट मैरिज लिखा होता है वो एक कोड वर्ड होता है। तो जो चीजें हो रही हैं अब उनको हम क्या कर सकते हैं, ये लेकिन जाहिर तौर पे अभी सोच में भी बदलाव करने की जरूरत है, क्योंकि कानून तो इसके लिए है, लेकिन लोगों की सोच में जब तक बदलाव नहीं होगा, मुझे लगता है कि इस कुरीति से बाहर निकलना बहुत मुश्किल होगा समाज का। बहरहाल बहुत शुक्रिया चारू जी, आपने बहुत बेहतरीन तरीके से, बहुत विस्तार से हमें दहेज उत्पीड़न के बारे में, इस कानून के बारे में हमारे दर्शकों को बताया, हमारे दर्शकों को जानकारी दी। इसी के साथ लीगल हेल्पलाइन में इतना ही। नमस्कार।